इस गहन चर्चा में स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए कि कुछ जीवन रक्षक दवाइयां जिन्हें इंसान की जान बचाने के लिए बड़ी मेहनत से लैब में डिजाइन किया जाता है, वो असल में वो उन करोड़ों की मशीनों को ही नष्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं। हाँ, ये सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो फार्मास्यूटिकल उद्योग में गोलियां या कहें कि टैबलेट बनाने वाली मशीनों के अंदर हर सेकंड बिल्कुल यही लड़ाई चल रही होती है। बिल्कुल। और आज हम इसी अदृश्य युद्ध पर बात करेंगे। जब भी कोई साधारण सी दिखने वाले सिरदर्द की गोली बनती है, तो मशीन के अंदर मौजूद टूलिंग पर, जिन्हें हम डाइज और पंचेस कहते हैं, उन पर टनों का दबाव पड़ता है। और आज हम इसी टूलिंग की जिंदगी और उसकी मौत के पीछे के विज्ञान को डिकोड कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य स्रोत है वो है TSM यानी टैबलेटिंग स्पेसिफिकेशन मैनुअल, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही प्रमाणिक दस्तावेज है ना। एकदम सही। और इसने 10 ऐसे प्रमुख कारकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूची दी है जो ये तय करते हैं कि एक पंच कब तक काम करेगा या फिर वो कब टूट कर बिखर जाएगा। और ये समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, पंचेस कोई घर में इस्तेमाल होने वाले साधारण कुकी कटर्स तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर एक पंच बीच बैच में ही टूट जाता है, तो न सिर्फ वो महंगी मशीन डैमेज हो सकती है, बल्कि पूरी की पूरी दवाओं की खेप बर्बाद हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक पंच आखिर कितने दिन तक चलता है? TSM के उन 10 कारकों को देखकर तो यही लगता है कि इसका जवाब बिल्कुल भी सीधा नहीं है। तो शुरुआत करते हैं बुनियादी ढांचे से। मतलब इससे पहले कि मशीन चालू हो और पाउडर पर दबाव पड़े, हमें ये देखना होगा कि ये पंचेस किस चीज के बने हैं। तो स्रोत का जो पहला बिंदु है वो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन या कहें कि MOC के बारे में बात करता है। हाँ, MOC बहुत जरूरी है। देखिए, जब टैबलेट बनाने की बात आती है तो साधारण स्टील या लोहे का इस्तेमाल करने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है। जो भारी दबाव इन उपकरणों पर पड़ता है वो साधारण धातुओं को तो बस पलक झपकते चपटा कर देगा। इसलिए TSM के अनुसार विशेष रूप से तैयार किए गए टूल स्टील्स का उपयोग किया जाता है। स्रोत में OHNS, HCHC और S7 जैसे कुछ भारी भरकम नाम दिए गए हैं। और ये फार्मास्यूटिकल उद्योग के वर्कहॉर्स माने जाते हैं। बिल्कुल। तो इन शब्दों को थोड़ा डिकोड करते हैं। जैसे HCHC, इसका मतलब है हाई कार्बन हाई क्रोमियम। सही कहा। तो कार्बन स्टील को उसकी वो चट्टान जैसी कठोरता देता है जिससे वो बिना मुड़े भारी दबाव सह सके। और क्रोमियम क्या करता है? वो उस कठोरता के साथ साथ धातु को घिसने और जंग लगने से बचाता है। एकदम सटीक बात कही। और उसी तरह S7 जो है वो एक शॉक रेजिस्टिंग टूल स्टील है, यानी झटके सहने वाला स्टील। अच्छा, झटके सहने वाला। हाँ, अगर टैबलेट का आकार ऐसा है जहाँ बहुत तेज और अचानक दबाव पड़ने वाला है तो S7 का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये झटके से चटकेगा नहीं। बुनियादी धातु का चुनाव भी ये तय करता है कि टूल कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन स्रोत पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ एक और परत है, और वो है स्रोत का दूसरा बिंदु, हार्ड क्रोम प्लेटिंग। हाँ, वो भी उतना ही अहम है। मतलब सिर्फ मजबूत धातु चुन लेना ही काफी नहीं है। उस टूल की सतह पर हार्ड क्रोम की एक बेहद पतली लेकिन अत्यंत कठोर परत चढ़ाई जाती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ये किसी बहुत ही महंगे और भारी फ्राइंग पैन पर टेफ्लॉन या सिरामिक की नॉनस्टिक कोटिंग लगाने जैसा है ना। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। पैन खुद तो बहुत मजबूत है और गर्मी सह सकता है, लेकिन वो कोटिंग ये सुनिश्चित करती है कि खाना चिपके नहीं और सतह खुरदुरी ना हो। हार्ड क्रोम प्लेटिंग का काम भी तो यही है। ये घर्षण को कम करती है ताकि पाउडर पंच पर चिपके नहीं और धातु सीधे तौर पर पाउडर के खुरदुरेपन से बची रहे। और ये कोटिंग उपकरण की उम्र बढ़ाने में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है, क्योंकि बिना क्रोम प्लेटिंग के लगातार पाउडर के संपर्क में आने से टूल की सतह पर माइक्रो स्क्रैच आ सकते हैं। एकदम सही। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट सवाल उठता है। अगर हम HSCC जैसी हाई कार्बन वाली सबसे मजबूत धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर बेहतरीन क्वालिटी की हार्ड क्रोम प्लेटिंग भी कर दी है, तो क्या ये पंचेस कभी खराब ही नहीं होंगे? मतलब इतनी सुरक्षा के बाद तो इन्हें हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहिए। काश ऐसा होता। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की कोई भी धातु अजेय नहीं होती। एक बेहतरीन MOC और प्लेटिंग केवल उपकरण को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। लेकिन वो लड़ाई कितनी भयंकर होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो धातु किस आकार की दवा बनाने की कोशिश कर रही है। और यही वो जगह है जहां ज्यामिति और भौतिकी अपना खेल शुरू करते हैं।
अच्छा, तो अब हम डिजाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, स्रोत के जो तीसरे, 7वें और 8वें बिंदु हैं, वो पूरी तरह से टैबलेट के आकार और ज्यामिति पर केंद्रित हैं। यानी आप कितनी भी मजबूत ढाल बना लें, अगर डिजाइन ही उस ढाल के खिलाफ काम कर रहा है तो वो टूटेगी ही टूटेगी। बिल्कुल टूटेगी। चलिए टीएसएम के तीसरे बिंदु को देखते हैं, जो कप की कॉन्कैविटी के बारे में है। कॉन्कैविटी यानी टैबलेट की सतह कितनी घुमावदार या गहरी होगी। सही। स्रोत में इसे शैलो यानी उथली, स्टैंडर्ड, डीप और फ्लैट बेवल्ड में बांटा गया है। अब देखिए, अगर टैबलेट की डिजाइन डीप कॉन्कैविटी वाली है, मतलब वो अंदर की तरफ बहुत ज्यादा घुमावदार है। हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि उसे बनाने वाले पंच का किनारा बहुत ही पतला और नाजुक होगा। जब उस रेजर जैसे पतले किनारे पर टनों का दबाव पड़ता है तो जाहिर है वो किनारा सबसे पहले टूटता है या मुड़ जाता है। तो ये तो कॉमन सेंस है कि कोई भी चीज जितनी पतली होगी, दबाव पड़ने पर उसके टूटने का जोखिम उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल। लेकिन स्रोत का 8वां बिंदु आकार यानी शेप के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बताता है। क्या टैबलेट बिल्कुल गोल है या उसमें नुकीले कोने हैं? शार्प कॉर्नर्स, हाँ। अगर टैबलेट अंडाकार है या उसमें तीखे एंगल्स हैं तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। बहुत बढ़ जाती हैं। और इंजीनियरिंग में इसी घटना को स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। जब आकार बिल्कुल गोल होता है तो मशीन का दबाव पूरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। लेकिन जैसे ही आप डिजाइन में कोई नुकीला कोना या तीखा एंगल डालते हैं, मशीन का सारा बल उसी एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है। और वो कोना टूल का सबसे कमजोर हिस्सा बन जाता है ना? जहां से दरारें पड़नी शुरू होती हैं। बिल्कुल। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए स्रोत का 7वां बिंदु भी बहुत काम आता है, जो सीधे टैबलेट के साइज की बात करता है। हाँ, साइज। टीएसएम कहता है कि छोटे साइज की टैबलेट्स बनाने वाले पंचेस की उम्र कम होती है। अब पहली बार सुनने में ये बहुत ही अजीब और विरोधाभासी लगता है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। क्योंकि कोई भी सामान्य तौर पर यही सोचेगा कि छोटी गोली बनाने में कम पाउडर लगेगा, मशीन को कमजोर लगाना पड़ेगा, तो टूल तो ज्यादा लंबा चलना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर हम इसके पीछे की भौतिकी को देखें तो ये एक मोटे मार्कर की तुलना में एक बेहद पतली पेंसिल की नोक से जोर से लिखने जैसा है। बहुत सही तुलना है। अगर आप एक मोटे मार्कर और एक पतली पेंसिल दोनों पर ऊपर से बराबर ताकत लगाकर कागज पर दबाएं तो पेंसिल की नोक सबसे पहले टूटेगी। बिल्कुल टूटेगी। ऐसा इसलिए नहीं कि पेंसिल कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी पूरी ताकत उस एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो गई है। छोटे पंचेस के साथ भी बिल्कुल यही होता है। सतह का क्षेत्रफल कम होने की वजह से प्रति वर्ग मिलीमीटर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मजे की बात यह है कि उस छोटे से क्षेत्रफल को, उसी कठोर पाउडर को उसी गति से संकुचित करना होता है। ऐसे में बल वितरित करने के लिए जगह तो बचती नहीं, इसलिए छोटी डाइज और पंचेस बहुत जल्दी घिस जाते हैं या उनके किनारे टूट जाते हैं। तो हमने टूल की बनावट देख ली और ये भी समझ लिया कि आकार कैसे दबाव को बदलता है। लेकिन ये सारी बातें तो तब की हैं जब मशीन रुकी हुई है या थ्योरी पर काम चल रहा है। हाँ, असली खेल तो प्रोडक्शन के वक्त शुरू होता है। बिल्कुल। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब मशीन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ती है। उस निर्दयी यांत्रिक वातावरण के बारे में स्रोत क्या कहता है? यहीं पर स्रोत के चौथे, 5वें और 6ठे बिंदु सामने आते हैं। ये तीनों कारक मशीन के काम करने के तरीके से जुड़े हैं। कंप्रेशन फोर्स, मशीन की गति और संपीड़ित होने वाले बैचों की संख्या। कंप्रेशन फोर्स वो ताकत है जिससे पंचेस पाउडर को दबाकर ठोस गोली में बदलते हैं। कुछ दवाओं के पाउडर इतने जिद्दी होते हैं कि उन्हें बांधने के लिए बहुत ही भारी दबाव की आवश्यकता होती है। और जब ये भारी दबाव मशीन की गति के साथ मिल जाता है तो कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल। मशीन की गति ये तय करती है कि वो भारी दबाव पंच पर कितनी बार और कितनी तेजी से पड़ रहा है। आधुनिक रोटरी प्रेस मशीनें 1 मिनट में हजारों गोलियां बना सकती हैं। हजारों गोलियां? अरे बाप रे। हाँ, इसका मतलब है कि एक पंच पर 1 सेकंड के भी छोटे से हिस्से में टनों का वजन गिरता है, फिर हटता है और फिर गिरता है। और ये सिलसिला कोई 1-2 घंटे नहीं, बल्कि स्रोत के 6ठे बिंदु के अनुसार लगातार कई बैचों तक, दिनों तक चलता रहता है। तो ये तो बिल्कुल एक इंसान के मैराथन दौड़ने जैसा है। वो कैसे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति आराम से धीरे धीरे जॉगिंग कर रहा है तो उसके घुटने और मांसपेशियां आसानी से उस काम को संभाल लेते हैं। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की पीठ पर 50 किलो का भारी वजन बांध दिया जाए, जिसे हम यहाँ कंप्रेशन फोर्स कह सकते हैं,
और फिर इसे लगातार स्प्रिंट लगाने के लिए कहा जाए, यानी मशीन की गति एकदम से बढ़ा दी जाए, तो शरीर के जोड़ बहुत जल्दी जवाब दे जाएंगे। बिल्कुल। पंचेस के साथ भी तो यही हो रहा है। एकदम सही एनालॉजी है। और इस पूरी प्रक्रिया से धातु के अंदर जो होता है उसे तकनीकी भाषा में मेटल फिटीग या धातु की थकान कहा जाता है। मेटल फिटीग। हाँ, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि ये बाहर से दिखाई नहीं देती। जब भारी दबाव और झटके बार बार लाखों बार पड़ते हैं तो धातु की जो आंतरिक क्रिस्टलीय संरचना होती है उसमें बहुत ही सूक्ष्म दरारें या कहें माइक्रो क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम एक पेपर क्लिप को बार बार ऊपर नीचे मोड़ते रहें तो वो तुरंत तो नहीं टूटती, शुरुआत में वो बस थोड़ी गर्म होती है और कमजोर पड़ने लगती है। बिल्कुल। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब धातु अंदर से पूरी तरह थक जाती है और फिर वो अचानक बिना किसी चेतावनी के 2 टुकड़ों में टूट जाती है। यही तो है मेटल फिटीग। पंच बाहर से देखने में बिल्कुल चमचमाता हुआ और नया लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी संरचना टूट चुकी होती है। और फिर मशीन चलते चलते अचानक एक तेज आवाज होती है और पंच का एक हिस्सा टूटकर पाउडर में मिल जाता है। ये किसी भी प्रोडक्शन लाइन के लिए एक बुरा सपना है। ये तो वाकई डराने वाला है। मतलब मशीन की गति, दबाव और धातु की थकान, ये सब अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि हम उस मुख्य चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसके लिए ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, यानी खुद दवा का पाउडर। क्या उस पाउडर का भी पंचेस की ओर पर कोई असर पड़ता है? असर कभी कभी वो पाउडर ही टूल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अच्छा। हाँ, स्रोत का 9वां बिंदु इसी पर बात करता है, कंप्रेस किए जाने वाले उत्पाद की प्रकृति। ये शायद इन 10 कारकों में सबसे अप्रत्याशित और सबसे जटिल कारक है। तो शुरुआत में जो हमने बात की थी कि जीवन रक्षक दवाइयां ही मशीनों को नष्ट कर रही हैं, वो इसी बिंदु से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। हर फॉर्म्युलेशन, हर पाउडर का अपना एक अलग व्यवहार होता है। स्रोत स्पष्ट रूप से दवाइयों के कुछ गुणों का उल्लेख करता है जो सीधे पंचेस पर हमला करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला है चिपकने वाले गुण या स्टिकिंग प्रॉपर्टीज। कुछ पाउडर स्वभाव से बहुत चिपचिपे होते हैं। जब पंच दबाव बनाकर ऊपर उठता है तो वो पाउडर धातु की सतह को पकड़ने की कोशिश करता है। एक सक्शन फोर्स पैदा होता होगा। हाँ, और इससे हर बार एक सूक्ष्म खिंचाव पैदा होता है जो धीरे धीरे टूल की पॉलिश को खराब कर देता है। फिर तो स्रोत में एब्रेशन या खुरदरेपन का भी जिक्र है। और ग्रैनुल का प्रकार। खुरदुरापन बहुत ही नुकसानदायक होता है। देखिए, कुछ दवाइयों के ग्रैन्यूल्स इतने कठोर होते हैं कि वे पाउडर की तरह नहीं बल्कि बारीक रेत की तरह बर्ताव करते हैं। बारीक रेत? हाँ, जब पंचेस इन ग्रैन्यूल्स को दबाते हैं तो ये कण धातु की सतह पर सैंडपेपर या रेगमाल की तरह काम करते हैं। मेरे बाप रे। हर एक स्ट्रोक के साथ वे हार्ड क्रोम प्लेटिंग की उस परत को थोड़ा थोड़ा घिसते रहते हैं, और एक बार क्रोम प्लेटिंग घिस गई तो नीचे की धातु सीधे खतरे में आ जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक तो शायद वो आखिरी गुण है जिसे स्रोत में कोरोसिवनेस या संक्षारण कहा गया है। ये कल्पना करना ही मुश्किल है कि कोई ऐसी चीज जो इंसान खाकर पचा सकता है वो HCHC जैसी मजबूत धातु को कैसे गला सकती है? अगर हम रासायनिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या कहें API या उनमें मिलाए जाने वाले एक्साइपिएंट्स हल्के एसिडिक या रिएक्टिव होते हैं। अच्छा। तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। केमिकल रिएक्शन। हाँ, और ये प्रतिक्रिया धातु को वैसे ही अंदर से खाने लगती है जैसे लोहे पर जंग लगता है। अगर क्रोम प्लेटिंग में कहीं कोई माइक्रो स्क्रैच भी है तो ये कोरोसिव पाउडर उस स्क्रैच के जरिए अंदर घुसकर टूल को खोखला करना शुरू कर देता है। तो ये एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है। मतलब एक तरफ टूल अपनी कठोरता और कोटिंग के सहारे अपना आकार बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाउडर उसे घिसने, खींचने और रासायनिक रूप से गलाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब मान लेते हैं कि प्रोडक्शन का दिन खत्म हो गया, मशीन बंद कर दी गई है, पंचेस को मशीन से निकाल लिया गया है। अब तो उनके लिए यह यांत्रिक युद्ध रुक गया ना? क्या अब वे सुरक्षित हैं? यहीं पर स्रोत का 10वां और आखिरी बिंदु सामने आता है, स्टोरेज सिस्टम या उपकरणों के रखरखाव का तरीका। मतलब काम के बाद भी? मशीन बंद होने के बाद भी पंचेस का संघर्ष खत्म नहीं होता। काम न करने के दौरान या आइडल टाइम में उन्हें कैसे रखा जाता है, ये उनकी कुल उम्र तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक मिनट रुकिए, हम यहाँ हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील की बात कर रहे हैं जिस पर क्रोम प्लेटिंग है।
क्या सच में सिर्फ एक दराज में रखे रहने से या स्टोरेज के तरीके से ये मजबूत धातु खराब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। शोध बहुत ही विशिष्ट सवाल उठाता है। क्या टूल पर ऑयलिंग की गई है? क्या उन्हें हॉरिजॉन्टली रखा गया है या वर्टिकली? क्या उन्हें पंच कैप्स में सुरक्षित रूप से रखा गया है या नहीं? बात दरअसल ये है कि फार्मास्यूटिकल वातावरण में नमी को हमेशा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन हवा में मौजूद थोड़ी सी भी नमी बिना ऑयलिंग वाले टूल पर बहुत तेजी से असर कर सकती है। अच्छा, ऑक्सीडेशन। हाँ, हमने पहले बात की थी कि पाउडर क्रोम प्लेटिंग पर माइक्रो स्क्रैचेस बना सकता है। जब इन पंचेस को बिना ऑयल या एंटी रस्ट कोटिंग के छोड़ दिया जाता है, तो हवा की नमी उन माइक्रो स्क्रैचेस में जाकर ऑक्सीडेशन या जंग लगाना शुरू कर देती है। ये तो बिल्कुल किसी बहुत महंगे शेफ के चाकू की देखभाल करने जैसा है। वो कैसे? देखिए, कोई भी प्रोफेशनल शेफ अपने सबसे कीमती हाई कार्बन जापानी चाकू को काम के बाद ऐसे ही बिना धोए किसी दराज में अन्य बर्तनों के साथ नहीं फेंक देता। बिल्कुल नहीं। वो पहले उसे बहुत ध्यान से साफ करता है, उस पर हल्का सा फूड ग्रेड तेल लगाता है और फिर उसे एक खास म्यान, जिसे हम यहाँ पंच कैप कह सकते हैं, रखता है। बहुत सही कहा आपने। अगर वो उन चाकुओं को एक साथ दराज में फेंक दे तो चाकुओं की धार एक दूसरे से टकराकर ही टूट जाएगी। पंचेस पे साथ भी ऐसा ही है। उनके किनारे बहुत नाजुक होते हैं। अगर उन्हें सही दिशा में व्यवस्थित करके नहीं रखा गया और वे एक दूसरे से टकरा गए तो मशीन चालू होने से पहले ही वे स्टोरेज में डैमेज हो जाएंगे। ये तुलना ये स्पष्ट करती है कि टूलिंग फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा पूंजीगत निवेश है। रखरखाव की थोड़ी सी भी लापरवाही सबसे महंगे और मजबूत टूल को भी रातों रात कबाड़ में बदल सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो हमने स्रोत में दिए गए सभी 10 कारकों को गहराई से समझ लिया है। हाँ, बिल्कुल। एक टैबलेट पंच की उम्र इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस धातु का बना है, उस पर कैसी कोटिंग है, टैबलेट की ज्यामिति कैसी है, मशीन का दबाव और गति क्या है, कितने बैचों तक वो काम कर रहा है, पाउडर कितना आक्रामक या कोरोसिव है और अंत में उसे काम के बाद कैसे स्टोर किया जा रहा है। ये सारे ही फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। अगर कोई फार्मा कंपनी ये जानना चाहती है कि उनका टूल कितने दिन चलेगा, तो इसका सीधा जवाब क्या है? क्या कोई तय सीमा समय है? TSM का निष्कर्ष इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। स्रोत के अंत में साफ लिखा है कि क्योंकि ये सभी 10 अलग-अलग कारक एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए किसी भी टूल की उम्र की सटीक भविष्यवाणी करना तकनीकी रूप से असंभव है। मतलब कोई गारंटी नहीं। स्रोत स्पष्ट करता है कि टूल की लाइफ को लेकर कोई विशिष्ट लिखित दिशा निर्देश नहीं दिए जा सकते। आप एक कारक को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे आप मशीन की गति कम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसी समय पाउडर का खुरदरापन बढ़ जाए या टैबलेट का आकार ऐसा हो जो किनारों पर अत्यधिक स्ट्रेस डाल रहा हो। तो ये चर या वेरिएबल्स लगातार बदलते रहते हैं। बिल्कुल। कोई भी निर्माता आपको ये लिखकर नहीं दे सकता कि ये पंच ठीक 50 लाख गोलियां बनाने के बाद टूट जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल उद्योग एक कैलकुलेटेड रिस्क या अनुमानित जोखिम पर चल रहा है। वो पुराने अनुभवों और विजुअल इंस्पेक्शन के आधार पर यह तय करते हैं कि टूल को कब बदलना है। हाँ, अभी तक तो यही तरीका है। ये चर्चा सच में बहुत आंखें खोलने वाली रही। मतलब एक साधारण सी सिरदर्द की गोली को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उस एक गोली को उस सटीक आकार में ढालने के लिए धातु, दबाव, गति और रसायन विज्ञान के बीच कैसा महायुद्ध चल रहा है। बिल्कुल, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत तालमेल है। जाते जाते एक विचार दिमाग में आता है। सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा। अगर इन 10 जटिल कारणों की वजह से दुनिया की कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या इंजीनियरिंग मैनुअल ये सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उनके पंचेस कब टूटेंगे, तो सोचिए कि भविष्य में इस अनिश्चितता से निपटने के लिए हमें किस तरह की प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या भविष्य की रोटरी प्रेस मशीनों में पंचेस के अंदर ही ऐसे स्मार्ट माइक्रो सेंसर लगाए जाएंगे जो मेटल फटीग या धातु की थकान को दरार पड़ने से हफ्तों पहले ही भाप लें? शायद। या क्या AI इन 10 कारकों को रियल टाइम में कैलकुलेट करके ऑपरेटर की स्क्रीन पे फ्लैश करेगा कि सावधान, इस पाउडर के खुरदरेपन और मशीन की वर्तमान गति को देखते हुए पंच नंबर 24 अगले 10 मिनट में टूटने वाला है। वो दिन फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिल्कुल, पर जब तक वो स्मार्ट तकनीक हर जगह लागू नहीं हो जाती,
तब तक ये स्टील के अनदेखे कुकी कटर यूं ही भारी दबाव और रसायनों की मार सहते हुए चुपचाप करोड़ों गोलियां बनाते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बनाते रहेंगे। इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने आसपास की रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे असाधारण विज्ञान और इंजीनियरिंग पर हमेशा सवाल उठाते रहिए।